एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है ये, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो अब तक हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। पूरा सब कुछ हमने समझा कि अभी तक की कहानी कैसी थी, तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, ये हम यहाँ से देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है कि तो उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये बुक ख़त्म होगी तो वैसे ही हम इसके शॉर्ट नोट्स बना के और आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। तो भाई जानते हैं कि शासक कैसे बने कुछ लोग। देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इग्नोर नहीं कर सकते आप, पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर पढ़ने का मन नहीं है तो आप वीडियो सुन लीजिए, देख लीजिए। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, तो वो हम पढ़ चुके हैं। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़े को छोड़ देते थे स्वतंत्र रूप में, और उसके पीछे पीछे राजा के लोग चलते थे, और जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाता था वहाँ वहाँ तक उनका राज्य हो जाया करता था। अगर कोई उनका घोड़ा पकड़ लेता था तो वो उनके साथ राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था ये समझ लें जरा। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में अगर पूछेंगे तो कहेंगे कि अश्वमेध यज्ञ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे। और कथन नंबर 1 होगा कि इस यज्ञ में यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। पहला कथन तो यही हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो राजा मतलब करते थे, इसमें तो घोड़ा छोड़ा जाता था। तो एक कथन यह भी है, इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना अवर था। मतलब बाकी राजा लोग होते वो सिर्फ बैठ के देखा करते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ में जो लोग पुरोहित लोग जिनको शूद्र मानते थे उस समय, उनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे। तो ये भी एक लाइन याद रखें। अब है वर्ण आगे। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखें कि ऋग्वेद के बाद, चारों वेदों के बाद नहीं कहा जा रहा, ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए उनको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो भैया ये जो यहाँ पे लिखा है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ ही कहेंगे तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय
समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यानी सभी प्रकार के इस प्रकार के लोग थे उस समय के समुदाय में, समाज में। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो कुछ लोग निर्धन थे और कुछ लोग वैभवशाली थे जिनके पास धन हुआ करता था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? पुरोहितों ने जिसे 4 वर्गों में विभाजित किया उसे वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। ठीक है, तो ये वर्ण विभाजन किस आधार पर किया गया था? कार्य के आधार पर। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन मतलब पढ़ना और पढ़ाना और यज्ञ करना था। तो ब्राह्मणों का काम क्या था कि वेदों का अध्ययन करना, उनको पढ़ाना और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्यों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये इम्पॉर्टेंट था थोड़ा सा यहाँ पर। इसके बाद है पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, और उसके बाद में क्या हुआ कि जन्म के आधार पर होने लगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वहाँ पर मतलब समानता थी, ज़्यादातर असमानता कम थी और पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत कम था। अब बात करते हैं जनपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनपद और महाजनपद, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने में किया जाता था। तो ये चित्रित धूसर पात्र है। जनपद के अंतर्गत क्या है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा यानी लोगों के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है, यानी जहाँ लोग रहते हैं उसे जनपद कहा गया, यानी जन लोग जहाँ रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 प्रश्न नंबर 57 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा के पास में है, ये याद रखिएगा। और हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तो खुदाई से क्या पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, ये याद रखना है। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो कौन कौन सी फसलें उगाते थे? ये सारी फसलें। ओके। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इनके बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। इसके बाद है महाजनपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। करीब 2500 साल पहले यानी आज से 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा।
मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो कुछ महाजनपद ऐसे थे जिसके चारों ओर लकड़ी और ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, ये मानचित्र अभी हम देखेंगे, समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो पहले ये मानचित्र जरा समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। तो मानचित्र समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, हस्तिनापुर तो ये मेरठ के पास में है, और ये कुछ महाजनपद हैं जैसे उज्जैन, कौशाम्बी, वैशाली, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर दिए गए हैं कुछ जनपद और महाजनपद। अंग, वज्जी, मगध, राजगृह, ये सब। तो बस लोकेशन आप देख लीजिए, चाहें तो इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर बस समझ लीजिए आप इसको। जो है तक्षशिला यहाँ पर है पाकिस्तान में, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। गांधार यहाँ है और कुरु यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल होता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने न इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, यानी सिपाहियों को वेतन दिया जाता था नियमित और पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो प्रश्न नंबर 92 पर हम देखेंगे, के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे, तो ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे। कौशाम्बी की दीवार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। कर यानी टैक्स, जो हम आज भी देते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो किले बनवाते थे बड़े बड़े, ये महाजनपदों के विषय में बात हो रही है, और सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे, कि भाई उपहारों से उनका काम नहीं चलता था, अब उनको टैक्स लेना जरूरी हो गया था। तो टैक्स कैसे लेते थे? जैसे फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। तो अधिकांश लोग क्या थे, उनका पेशा क्या था, कृषि था। तो सबसे महत्वपूर्ण कर कौन सा था? खेती पर, कृषि पर। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा, तो 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो भाग यानी कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। और कितना टैक्स लिया जाता था? 1/6। ठीक है, जितनी उपज होती थी खेती में उसका 1/6वां हिस्सा ले लिया जाता था टैक्स के रूप में। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अच्छा, जो कारीगर लोग थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स किस रूप में लिया जाता था? उनसे काम करा के श्रम के रूप में लिया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, तो यही उनका टैक्स हो जाया करता था। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से आप देख लें, क्योंकि यही ऑप्शन में वहाँ पर आपको मिलेंगे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यानी जो पशुपालक थे या तो वो जानवर दे दिया करते थे अपने, या फिर जानवर यानी चाहे वो खेती के काम में आने वाले हों या फिर दूध देने के वाले जानवर, और या फिर जानवर अगर नहीं दे पाते थे तो उसका उत्पाद यानी दूध दे दिया करते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी जो लोग शिकार करते थे और जंगल से चीज़ें इकट्ठी करके लाते थे तो उनको वस्तुएं भी देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोर्शन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। फिर है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था।
तो इसका मतलब है कि कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल हटाकर लोहे के फाल बना दिए गए थे, उससे आसानी से जोता जा सकता था, यानी लोहे के फाल बना दिए गए थे हल। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के लिए धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहार मजदूर, जिन्हें कम्मकार कहा जाता था, वे करते थे। तो कम्मकार किन्हें कहा जाता था? जो काम करते थे खेतों में, जैसे भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं होती थी और खेती करते थे, ऐसे मजदूर। तो इस शब्द का मतलब भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। तो देखें भाई, सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मानचित्र 4 पृष्ठ 57 जो अभी हमने देखा था, में मगध ढूंढो। तो मगध हमने देख लिया था। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। तो मगध से होकर कौन कौन सी नदियाँ बहती थीं? गंगा और सोन। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी ये नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में लौह अयस्क भी की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, ये अजातशत्रु लिखा हुआ है, इसका मतलब है अजातशत्रु हुए। तो बिंबिसार के बेटे का ही नाम था अजातशत्रु। अन्य उत्पादों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। अच्छा, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की। ठीक है, या जो चीज़ें पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो वर्तमान में राजगीर है, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। यानी बिहार की पहली राजधानी कौन थी? राजगृह थी, जो इस समय राजगीर है, वर्तमान समय में राजगीर। इस समय तो बिहार की राजधानी पटना है फिलहाल, लेकिन उस समय राजगृह था, जो वर्तमान में राजगीर शहर है, राजगीर है। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया या मकदूनिया कह सकते हैं का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो भैया व्यास नदी के किनारे सिकंदर आ गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो क्यों भयभीत हो गए? तो इसका कारण यहाँ पर है। उसके बाद है वज्जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गण का मतलब क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, यानी जिस समूह में बहुत सारे सदस्य हों उसका मतलब गण। और संघ अर्थात संगठन या सभा, तो संघ का मतलब ये हो गया। वज्ज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्ज राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली है। तो वज्ज की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, बिहार, जो कि बिहार में है, थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो वज्ज क्या था? एक गण या संघ कह सकते हैं, एक गणराज्य या संघ। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वे सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो कौन कौन इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकता था? एक तो स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभा में इस तरह हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अध्याय 7 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या अध्याय 7 यानी अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तो अगला अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, मतलब बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है।
वज्र वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय यहाँ लिखा है, जिसका मतलब है दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीर्घ निकाय कौन सा ग्रंथ है, मतलब किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब है अजातशत्रु यानी अजातशत्रु और वज्र संघ। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र तथा महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ओके। इसके बाद एक कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, जो अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब इसके बाद अन्यत्र, यानी ये तो ऊपर तो अभी हमने अपने देश के बारे में पढ़ा, अब दूसरे देश में क्या है तो ये भी छोटा सा ये देख लेते हैं। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो वहाँ पे कौन सी शासन की व्यवस्था हुई थी, प्रजातंत्र या गणतंत्र। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। मतलब यहाँ पर इसमें अन्यत्र में ये बताया जा रहा है कि भाई जैसे हमारे यहाँ एक गण या संघ था, वैसे ही अन्य कहीं भी था दुनिया में, यानी यूनान या और एथेंस में। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लाटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, यानी सभी लोगों को सेना में भर्ती होना पड़ता था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि अगर विश्व इतिहास के बारे में पूछा जाए तो यूनान में व्यवस्था थी हालांकि गणतंत्र की, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा था कि औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता था। उस समय व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते। तो किनको किनको अधिकार मिले थे, किनको नहीं, ये भी इसमें हमने देख लिया। अब इसमें कुछ जो है उपयोगी शब्द जो हमने आज देख लिए, जिनके मतलब हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए। सही गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्यों से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ, आमंत्रित किया जाता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। पवित्र जल का छिड़काव तो पुरोहित करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल। ओके, तो ये सब हम लोगों ने देखा आखिर तक। हाँ, ये कुछ तिथियां हैं, इनको देख लेते हैं। ये महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? दूसरे राजा के आक्रमण के लिए और अपने वैभव को दिखाने के लिए। ओके, तिथियां देख। नए शासक कब हुए? आज से लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण। दीर्घ निकाय का लेखन ये कब हुआ? लगभग 2300 साल पहले। और गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? आज से लगभग 1500 साल पहले इनका अंत हो गया था। तो दोस्तों ये 6ठा चैप्टर था और जल्द ही 7वां चैप्टर आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर कैसा लगा आपको, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसको शेयर करें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनकी भी आपको लगता है जिससे इनको हेल्प मिल सकती है, उन लोगों तक पहुँचाएँ। जिन लोगों के पास NCERTs नहीं है वो ये वीडियोज़ देख सकते हैं, उनके बहुत काम का है। चीज़ें देखने, सुनने और पढ़ने से एक साथ अगर चीज़ें हो रही होती हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो जल्दी मिलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर
दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।